हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे होता था, कैसा था। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए और उस टाइम पर कैसा था, फिर कैसा हो गया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो आई गेस कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक और बार देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ओके, सो द बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ बिजनेस, रीजन और अ नेशन। ओके, क्या है स्टूडेंट्स? ये फिजिकल सिस्टम है। किस चीज का? बिजनेस का, रीजन का या नेशन का। ओके, ये होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे मैम आपने जो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी, इससे अच्छा तो आप नहीं देते तो अच्छा होता, क्योंकि जो पता है वो ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगने लगी, ऐसा हुआ? तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम से क्या मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिजिकल तो समझ में आ रहा है ना, बस वही कुछ आप ऐसे आइटम्स देख लो जो कि फिजिकल अपीयरेंस हो उनका। अब ये कुछ बेसिक फिजिकल सिस्टम है, मतलब कि कुछ बेसिक फिजिकल आइटम्स हैं जो कि एक बिजनेस में होना चाहिए, एक नेशन में होना चाहिए या एक रीजन में होना चाहिए। एग्जाम्पल, बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है स्टूडेंट्स, वो एक बेसिक फिजिकल सिस्टम है। यस ऑफ कोर्स, बिल्डिंग के बिना एक बिजनेस वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? बिल्डिंग से हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि हमें 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं। बिल्डिंग मींस एक कोई भी आपका रूम जिसमें रूफ हो, जिसके अंदर बैठ के आप काम कर रहे हो। ओके, वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में मतलब हम सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अभी इस चीज को समझने के लिए। सो बिल्डिंग के बिना क्या आपका कोई बिजनेस वर्क कर सकता है? नहीं। क्या आप बिल्डिंग के बिना सरवाइव कर सकते हो? मतलब सरवाइव इन द सेंस क्या आप रह सकते हो? नहीं। अगर बारिश आ रही है तो आपको कौन बचाएगा बारिश से? बिल्डिंग बचाएगी। आपको धूप से कौन बचाने वाला है? बिल्डिंग बचाने वाली है, राइट? तो बिल्डिंग इज द बेसिक फिजिकल सिस्टम। बिल्डिंग में हमारा हाउस भी आ गया। हाउस इज व्हाट? एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है, ये एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? असेट होते हैं। ओके, जो कि हमें फर्दर जो है यूज आते हैं या उनका हम यूज कर सकते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो वो फिजिकल हमारे असेट्स हो गए जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हैं। बिल्डिंग अगर है एक किसी भी इंडस्ट्री की, तो वो जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? अगर बिल्डिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो वर्क कैसे करेगी, राइट? अगर इंडस्ट्री को वर्क करवाना है तो उसके अंदर जो है, अगर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको वर्क फोर्स भी चाहिए, इट मीन्स लेबर भी चाहिए, मशीनरीज भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, आपके जो ऑफिसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट वो भी चाहिए। तो वो सब एक कहाँ से आएंगे? ऐसी हवा में तो आप नहीं रख सकते ना कि बस आपने जो है लैंड पे मशीनरीज रख दी और लेबर को बोल दिया कि यहाँ पे काम कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल्स को आप खुले में नहीं रख सकते। वेदर कंडीशन कब चेंज हो जाए, कब वेदर जो है वो चेंज हो जाए और आपके मटेरियल्स जो है वो खराब हो जाए, तो ये चीज हो नहीं सकती। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्डिंग को फॉर्म करते हैं। बिल्डिंग इज व्हाट? एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आएगा, और अगर हम एग्जाम्पल्स लें, रोड। रोड इज अ बेसिक फिजिकल सिस्टम। रोड के बिना आज की लाइफ पॉसिबल है क्या? अगर आप लोगों से पूछूं तो आप बोलोगे नहीं है। ओके, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक किसी विलेज में जाना, एक किसी ऐसे विलेज का टूर लगा के आना और ऐसे विलेज में जाना जहां पर वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड ना हो, ऐसे वाले विलेज में जाना, आप क्या बोलोगे? अगर आप बिल्कुल एक सिटी में बॉर्न हुए हो या सिटी में ब्रॉटअप हुए हो तो आप बोलोगे कि मैम जो है ना विलेज
सूट नहीं हुआ हमें, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं, हम तो नहीं रह सकते। ये कोई रोड थी, पूरे टाइम ऊपर नीचे हो रहे थे हम लोग, अप डाउन चल रहा था, इतने उसमें पत्थर थे और जो था वो बिल्कुल भी प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं था। ऐसे कैसे लोग रह लेते? इतने सारे मुझे क्या मिलेंगे, डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। जो ऑलरेडी एक विलेज में रहता होगा वो बोलेगा कि यार हमारे लिए तो ये हैबिचुअल है, हमें तो पता ही है। लेकिन जो विलेज में रहता है, अगर उसे हम कोई अच्छी सी सिटी में लेके आए जहाँ पे बढ़िया रोड्स वोड्स हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि यार ये भी कोई लाइफ होती है। यहाँ पे देखो कितनी मस्त स्मूथ सी रोड है, यहाँ पे कोई आपको जो है धक्के नहीं लगते जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से ट्रैवल कर लेते हो। तो ये एक बेसिक फिजिकल सिस्टम है, राइट। रोड जो है वो एक बेसिक चीज है। रेलवेज हो गई, तो रेलवेज इज व्हाट, योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? यही हमारे रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ओके, बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे असेट्स जो कि हमें जो है हमारी जो लाइफ है उसे इजी बना देते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हो गए? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। So the infrastructure facilities during British rule were very poor. Infrastructure facilities कैसी थी? Very poor थी। क्या ये very poor देख के आप लोगों को कुछ नई वाली फीलिंग तो आई नहीं होगी? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब में हम यही देख रहे थे कि अच्छा ये फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, ये फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, ये पर्टिकुलर सेक्टर भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो मतलब ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ भी सही नहीं था, है ना। तो वही सेम चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी जो कंडीशन थी वो भी बहुत ही पुअर थी, ओके। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए, बिल्कुल किया है, ओके। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है ये सारी चीजें की, रोड्स बनाई, रेलवेज बनाई, पोर्ट्स बनाए, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ और भी एक्सेट्रा चीजें उन्होंने जो है डेवलप की। लेकिन रीजन क्या था इस डेवलपमेंट का? हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को ठीक करने तो आए नहीं थे, इंडिया को डेवलप करने तो आए नहीं थे। क्यों आए थे? उनकी कंट्री को डेवलप करने के लिए, उनकी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, राइट। तो फिर हमारी कंट्री में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने? रीजन क्या है स्टूडेंट्स इसका? सिंपल सा इसका आंसर है, एक ही रीजन है क्यों डेवलप किया। बिकॉज ये सारे जो हमारे पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर थे ये ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे, ये ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए। ये किसी भी इंडियन डेवलपमेंट के मोटिव से नहीं बनाए गए। ये किस मोटिव से बनाए गए कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है या जो ब्रिटिशर्स के काम है वो इजीली हो जाए, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि रोड्स बनाई तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल करना मुश्किल हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए विदाउट रोड्स, तो उन्होंने रोड्स बना दी। जहां जहां पर उन्हें रिक्वायरमेंट थी उन्होंने रोड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, कि अब भाई रोड बना दो, अब देखा जाएगा, हमारा जो काम है वो हो जाएगा, ओके। जहां पर ब्रिटिशर्स को कोई काम नहीं था वहां पे उन्होंने रोड्स बनाई भी नहीं, वहां का जो एरिया था वो अंडर डेवलप्ड ही था, ओके। और सेम वे में जो दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी किस मोटिव से डेवलप किए गए या बनाए गए? तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए, ओके। So the main aim motive behind such infrastructure development was to serve various colonial interest. किससे सर्व कर रहा था ये जो various infrastructure development थे? वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को। जो कॉलोनियल का मतलब आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स हैं। सो कॉलोनियल के इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए जो है ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उन्हें सर्व कर रहे थे, ओके। The state of infrastructure as inherited from the British rule is discussed below, okay। मतलब कि इस डिस्कस्ड में अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर जो स्टेट था इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कैसा था, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोगों को कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए थे और क्या था उस टाइम पे, ठीक है। So the colonial administration could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds. Now देखो जो ब्रिटिशर्स है स्टूडेंट्स, वो भी कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, ओके। उन्होंने, वो लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग इंडिया की वेल्थ को, या फिर हम बोलें कि इंडिया के जो गुड्स हैं उनको हम चीप रेट्स में यूज़ कर कर उनकी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी को डेवलप करें। तो अब यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ फंड्स भी आया, ओके। स्केर्सिटी ऑफ फंड्स का मतलब क्या हुआ? स्केर्सिटी ऑफ फंड्स का मतलब हुआ कि जो मनी था उसकी स्केर्सिटी थी, ठीक है। एकदम ऐसे अनलिमिटेड क्वांटिटी में मनी नहीं था उन लोगों के पास में भी कि वो हमारी कंट्री में रोड्स बनाए, ठीक है। और रोड्स क्यों बना रहे थे? रोड्स बना रहे थे सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट के लिए। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रोड का फॉर्मेशन किया जहां पर उनके जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट थे वो पूरे हो रहे थे। जैसे कि अगर कोई विलेज है, वहां पर हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें कोई अगर काम नहीं है तो ब्रिटिशर्स ने वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, रोड का फॉर्मेशन नहीं किया। लेकिन जहां जहां पर रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि उनके काम आने वाली थी, वहां पर उन्होंने जो है रोड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। The roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw materials. Okay, अब किया क्यों? रोड को क्यों बनाया गया? तो ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो गुड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रोड्स हैं उनका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। कोई इसलिए नहीं किया गया था कि लोग जो हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो जनरल पब्लिक है उन्हें प्रॉब्लम होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में, इसलिए हम फॉर्म कर दे, इसलिए नहीं किया था। ये जो है रॉ मटेरियल्स या कोई भी डिफरेंट आइटम्स हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का फॉर्मेशन हुआ था, ओके। अगर हम उस टाइम की रोड की बात करें तो एकदम कोई बहुत सीमेंटेड रोड नहीं मिली थी जैसे कि हमें आज देखने को मिलती है। हाँ, रोज उन्होंने इस कंडीशन में तो बना ली थी कि उनका जो काम है वो तो पूरा हो ही जाए, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सीमेंटेड रोड नहीं दिखेगी बल्कि एक प्लेन सी रोड दिखेगी जिसमें कि ठीक है थोड़े गड्ढे वगैरह कम है और थोड़ा सा स्मूथ जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ओके। There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to rural areas during the rainy season. As a result, people living in these areas suffered badly during natural calamities and famines. अब देखो जो रोड्स बनाई वो एकदम हाई क्वालिटी की भी नहीं थी, ओके। वेदर कंडीशन से खराब भी हो सकती थी एंड हर एक प्लेस पर जो है रोड नहीं बनाई गई थी, राइट। वही चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जितना कि उन्हें रिक्वायर्ड था। तो उन्होंने जो रोड का फॉर्मेशन किया वो एक तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं थी, तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो रोड्स जो हैं वो ख़राब हो जाती है, राइट। अगर हम आज की डेट में भी देखें तो जब बारिश होती है स्टूडेंट्स, तो आफ्टर रेनी सीजन्स अगर आप रोड देखोगे तो आपको रोड्स में काफ़ी गड्ढे देखने को मिलते हैं, राइट। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप लोग भी अज्यूम कर ही लेते हो कि बारिश बहुत हुई है, रोड्स जो है वो ख़राब हो गई, तो आप उसका रीज़न क्या बताते हो कि बारिश बहुत हुई इसके लिए रोड्स ख़राब हो गई, राइट। तो अगर हम जब आज की डेट वाली जो रोड्स हैं जो कि सीमेंटेड रोड्स हैं जब वो ख़राब हो सकती है, तो ये जो विदाउट सीमेंट की जो बनाई गई जो कच्ची रोड है वो तो ऑब्वियसली बारिश में क्या होंगी, ख़राब होंगी ही। तो जब बारिश में ये जो रोड्स हैं वो ख़राब हो रही हैं तो फिर वो वापस वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो जो रूरल पीपल हैं या जो रूरल प्लेसेस में रहने वाले लोग हैं वो लोग एक किसी भी सिटी टाउन या उनके नियर बाय प्लेस पर जो है ट्रैवल नहीं कर पाते थे ड्यूरिंग रेनी सीजन। और अगर कोई भी फ्लड, फेमाइन या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाए तो वो उनके लिए ट्रैवलिंग जो थी वो रुक जाती थी और वो ऐसे केसेस में भी क्या नहीं कर पाते थे, ट्रैवल नहीं कर पाते थे, ओके। तो रोड्स की कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम कैसी बोलेंगे, कैसी थी, पुअर थी,
ओके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था रोड्स में, तो जो रोड्स थी वो पुअर थी, रोड्स जो थी वो अप टू द पॉइंट नहीं थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है यार, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है रोड्स वाला, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज रेलवेज। रेलवेज क्या होता है हम लोगों को पता है ना, बिल्कुल पता है, हमारी जो ट्रेन जहाँ पे चल रही है वही हमारा रेलवे है, राइट। सो रेलवेज जो है वो भी इंट्रोड्यूस जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ही किया। अब देखो ये कुछ पॉजिटिव है ना कि देखो रोड का जो है वो डेवलपमेंट किया या रोड को इंट्रोड्यूस किया गया, रेलवेज इंट्रोड्यूस किए गए। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास में रेलवे जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स के, कि उस टाइम पर उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी, तो उसकी वजह से उसमें और फर्दर डेवलपमेंट कर करके आज की डेट में जो हैं वो अच्छे से, जो हम क्या बोलें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अच्छे से डेवलप हो गए हैं। ओके So the most important contribution of the British rule was to introduce railways in India in 1850. रेलवेज कब इंट्रोड्यूस की गई स्टूडेंट्स? 1850 में, ठीक है। और ये हम बोलेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। ये चीज़, ये जो डेट है, ये आप लोग अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो ईयर है मतलब वो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। 1850 याद रह जाएगा, इसे जब आप लिखोगे ना तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो भी चेकर होंगे उन पर, ठीक है। तो जो रेलवेज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो कि इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1850 में। The railways affected the structure of Indian economy in two important ways. अब क्या two important ways हैं? Railways enabled people to undertake long distance travel. ये आप लोगों को पता है ना कि रेलवेज जो हैं उससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करना हो तो हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल लो, कोई पर्सन है दिल्ली में, उसे कहाँ जाना है? उसे जाना है केरला, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप एयर ट्रांसपोर्टेशन को जो है अपनी पिक्चर में मत लाना। एयर ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स प्लेन्स जो है वो अभी हमारी केस में नहीं है, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ रोड और रेलवे, यही दो जो है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। तो अगर दिल्ली से केरला किसी को जाना है तो वो रोड प्रेफर करेंगे या बाय रेलवेज प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी चीज़ है, बाय रेलवेज प्रेफर करेंगे, बिकॉज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई भी पर्सन क्या सोचेगा कि वो रेलवे का यूज़ करे, वो ट्रेन्स के थ्रू ट्रेवल करे, बिकॉज एक तो पहली चीज़ वो चीप होगी, दूसरी थिंग वो इकोनॉमिकल होगी, इकोनॉमिकल इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगी एंड आप लोग सेफली आराम से पहुंच भी जाओगे आपके डेस्टिनेशन पे। वही चीज़ अगर हम कार या हम बोलें कि बाय रोड अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें वो जो है आपका जो पूरा ट्रेवल है उसमें आप लोगों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके बाद में आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कॉस्ट का देखो कैसे बढ़ गया, एक तो आपके जो पेट्रोल चार्जेस हैं, डीजल चार्जेस हैं, वो लगने वाले हैं, कार का मेंटेनेंस करवाओ उतना, ठीक है, घूम फिर कर आए तो इतनी डिस्टेंस को आप कवर करोगे तो उतना मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा। और अगर वही चीज़ आप बाय रेल जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो तो इतना आपको नहीं करना है। उसके बाद में अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो जितनी भी नाइट लगेगी, ओके, मतलब कि जो नाइट स्टे है वो आपका ट्रेन में ही हो जाएगा, आपको नाइट स्टे के लिए कोई होटल बुक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा एंड आपको जो है नाइट स्टे करने पड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद में जो ड्राइवर है वो भी थक जाएगा, उसे भी रेस्ट चाहिए होगा, तो ऐसे कर करके आपका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम ट्रेन में देखें तो वो तो नॉन स्टॉप चलती जाएगी, सिर्फ उनके स्टेशंस पे रुकेगी, कोई नाइट स्टे की प्रॉब्लम नहीं है, कोई खाने की दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी कौन सा हुआ?
बाय रेलवेज इन स्पाइट ऑफ बाय रोड्स, राइट। तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना हो तो कोई भी पर्सन जो है वो किस चीज़ को प्रेफर करेगा, वो ट्रेन को प्रेफर करेगा हमारे रोड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रेलवेज जो आई हमारे इंडिया में, उसकी वजह से क्या हुआ कि रेलवेज ने अनेबल किया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो अंडरटेक कर सके लोग, ओके। It enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of village economies in India. जो रेलवेज हैं रेलवेज के कारण क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें भी कमर्शलाइजेशन हुआ, ओके। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक किसी वीडियो में। अगर आप लोग बिल्कुल रेगुलर हो तो आप लोगों को पता होगा कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, कमर्शलाइजेशन में हम ये बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग पर्पस, राइट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना उसे सेल करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ। अब जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो है वो सेल हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दिल्ली केरला लिया, ठीक है। तो कोई अगर प्रोडक्ट या कोई अगर क्रॉप दिल्ली में प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे केरला में जाकर सेल कर सकते हैं, राइट। या हम उसे केरला में ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, वहां पर कोई एजेंट होगा वो उसे सेल कर देगा, राइट। तो देखो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गए हमारे प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से ऐसी कोई ज़रूरी नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ जो आपके रीजन में गुड्स या जो आपके रीजन में क्रॉप्स प्रेफर की जाती है सिर्फ आपको वही प्रोड्यूस करना है। कोई सी भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो, बिकॉज अब रेलवेज आ गया है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो गया है। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो आपके आइटम्स हैं, जो आपका मटेरियल होगा, उसे आप जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ओके। सो जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें भी क्या आया, कमर्शलाइजेशन आया बिकॉज ऑफ रेलवेज। Railways also promoted the foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians. अब जो है रेलवेज ने फॉरेन ट्रेड भी क्या किया, प्रमोट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हेल्प किया वो एज कम्पेयर टू इंडियंस। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स के ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है इंडियंस के कंपैरिजन में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अगर रेलवे इंट्रोड्यूस की है, अगर रेलवे स्टैब्लिश की है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि उन्होंने उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये जो है स्टैब्लिश किया है, राइट। इंडियंस के लिए उन्होंने नहीं किया, ना ही इंडिया की इकोनॉमी के लिए उन्होंने किया। उन्होंने ब्रिटिश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या किया है, जो रेलवेज हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन किया, राइट। तो ये जो है फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प किए जो रेलवेज हैं वो, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो कि किसी रिमोट एरिया में हो, कोई एक रॉ मटेरियल जो कि किसी एक रिमोट एरिया में हो, वो ऐसी प्लेस तक पहुंचा देना जहां से वो ट्रांसपोर्ट हो सके दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो ये जो है रेलवेज ने फॉरेन ट्रेड जो है वो भी प्रमोट किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें रेलवेज जो हैं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का काम नहीं किया। प्रॉफिट का काम किसके लिए हुआ, प्रॉफिट का काम हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो है वो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इंडियंस के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नहीं किया, ठीक है। अब वो जो वेल्थ यूज की गई, ओके, या जो वेल्थ या मैं बोलूँ जो मनी जो कि रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में लगाया, वो कहाँ से आया, क्या ब्रिटिशर्स उनकी पॉकेट से दे रहे थे, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स के पास में या ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था वो बिल्कुल भी वेलफेयर या सोशल मोटिव नहीं था। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना था। तो वो उनके जो मनी है वो तो लगाने नहीं वाले हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री की वेल्थ को ही यूज किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है। अब रेलवेज को उतना मेंटेन करना, उसमें जो है जो डिफरेंट उसको चलाने के लिए जो मटेरियल्स लग रहे हैं उन्हें लेना, तो ये सब जो है वो एक इकोनॉमिक लॉसेस में कन्वर्ट हुए हमारी कंट्री के लिए, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेलवेज है वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, लेकिन उस टाइम के लिए जो रेलवेज हैं उसके कारण बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस आए थे हमारी
कंट्री में। ओके, सो आई होप कि रेलवेज जो हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे रेलवेज हैं उनकी कंडीशन कैसे थी अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, तो फिर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसे भी इंट्रोड्यूस किया या उसे भी स्टैब्लिश किया। वैसे देखो ये कंट्रीब्यूशंस जो थे उनके या ये जो वो स्टैब्लिशमेंट्स कर रहे थे ये हमारी कंट्री के लिए क्या थे, बेनिफिशियल ही थे, लेकिन फिर भी बेनिफिशियल तो वो बाद में हुए, उस टाइम के लिए वो इतनी जो है हेल्प नहीं कर रहे थे किसकी, इंडिया की। ठीक है, अब एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया से मुझे ब्रिटेन, यूएस, यूरोप कहीं पर भी, मतलब कि अगर मैं बोलूँ रशिया, चाइना, अगर मुझे कहीं पर भी कुछ गुड्स पहुंचाना है तो मैं बाय रोड नहीं पहुंचाऊंगी, मैं या तो बाय एयर पहुंचाऊंगी या बाय वाटर पहुंचाऊंगी, राइट। बिकॉज जो है हमारी कंट्री जो है वो कोई सारी कंट्रीज से एकदम लिंक्ड नहीं है। बीच में क्या आते हैं, बीच में कुछ बैरियर्स आते हैं, राइट। पानी के बैरियर्स आ गए तो अब उस पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पानी में अपन कार तो चला नहीं सकते, ट्रक नहीं चला सकते, क्या चलाना पड़ेगा, शिप्स चलानी पड़ेगी, राइट। तो शिप्स का इंट्रोडक्शन, अगर वाटरवेज जो है वो कॉस्टलियर है या फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के हम बोल सकते हैं टाइप है जो कि स्टैब्लिश किए गए थे बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, so British government took measures for developing the water and air transport, however their development was far from satisfactory। ठीक है, अब ये देखो हर एक चीज जो है स्टूडेंट्स, एक तो उस टाइम पे थे स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, दूसरी चीज क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव था उनकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी नहीं। तो जो सारी चीजें डेवलप की गई थी वो किस वे में थी या वो किसके लिए थी, वो सिर्फ उनके लिए थी। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन सब चीज़ों का उस टाइम पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ ये हम बिल्कुल बोलेंगे कि वो तब डेवलप हो गई थी, तो उसके कारण जो है हम आज देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो उस टाइम पर तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं हुआ करती थी। ओके, सो आई होप कि एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। देखो इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला था नहीं, एक ये नॉर्मल से हमारे टर्म्स थे जिसे हमने देख लिया। ओके, देन कम्स कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखो कम्युनिकेशन भी एक ज़रूरी चीज़ थी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर, वाटर, रेलवेज सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया, वैसे ही कम्युनिकेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि अच्छा ठीक है रोड या रेलवे बना दी तो मुझे सिर्फ एक कोई मैसेज पहुंचाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए मैं पूरा उतना ट्रेवल करूं, राइट। तो उसे भी क्या किया गया, उससे भी सिंप्लीफाई किया गया। वो मैसेज हम डायरेक्टली एक प्लेस पर होकर दूसरी प्लेस तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टल सर्विसेज या फिर टेलीग्राफ्स। टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, टेलीग्राफ्स एंड टेलीफोन्स। जैसे कि जो टेलीग्राफ है वो क्या है, टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेलीग्राफ्स अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज यूजिंग वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, अब जो वायर्स है वो आपको फिजिकली दिखते नहीं है, लेकिन वो जो है वो आपका जो पूरा मैसेज वो जो क्या करते हैं पूरा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सेंड कर देते हैं। ओके, जो वायर्स है वो ऐसे अंडरग्राउंड है कि आप लोग उसे देखोगे नहीं, लेकिन फिर भी जो आपका मैसेज है वो पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, सो जो आपके टेलीग्राफ्स या फिर टेलीफोन्स है वो एक ही चीज़ हो गई। एंड पोस्टल सर्विसेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोस्ट डाक, राइट। हिंदी में अगर मैं उसे बोलूँ तो डाक, लेटर या कोई भी रिटन फॉर्मेट में कोई भी अगर पार्सल सेंड करना है, कोई लेटर सेंड करना है तो उसे हम लिख कर क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में देते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला जो होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचवा देते हैं हमारे जो
पोस्ट है वो हमें खुद को ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये जो है हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाता है इजीली, राइट। तो वो होते हैं हमारे पोस्टल सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन के अंडर हम क्या देखेंगे, कुछ हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का जो था वो इन्वेंट किए गए हमारे इंडिया में, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स यूज, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का काम हो इसलिए किया गया। इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचकर या इंडियन जो पीपल है उनके बारे में सोचकर ये नहीं किया गया। ये करने का मोटिव क्या था, कि ये करने का मोटिव था कि जो लोग जो उनके काम है वो आराम से हो सके, ठीक है। सो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. The introduction of the expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order. अब देखो, कोई भी लॉ या ऑर्डर जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करवाना है या हमें बताना है कि आपको ये चीज़ माननी है, तो हमें इन द सेंस ब्रिटिशर्स को, हमें नहीं, हम तो कुछ थे ही नहीं ना उस टाइम पे, जो भी थे भाई ब्रिटिशर्स ही थे, तो ब्रिटिशर्स को कुछ भी करवाना है। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो एक मेन लीडर है, वो अपने किसी एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करने को बोले कि आप ना, जैसे कि जो दिल्ली केरला है, ठीक है, हम वही लेते हैं, वो एक जो है ना, वो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो उससे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है हमें कि एक जो ये ब्रिटिशर था, दिल्ली में जो है एक कोई लॉ का फॉर्मेशन हुआ या ये बोला गया कि इस लॉ को अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो लीडर था इसने इसके एक पर्सन को भेजा कि तुम जाओ भाई पूरी कंट्री में जो है इसे सेंड करवाओ या पूरी कंट्री में इसे बताओ, ठीक है, यहाँ पे केरला छोड़ दो, यहाँ पे हम जो है पूरी कंट्री में जो है इसको बताना है उस पर्टिकुलर लॉ को कि आपको अब ये इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या ये जो पर्सन है वो एक एक स्टेट में जाने वाला है? अगर ये होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये नहीं होगा, मान लो कि जो लीडर है उन्होंने 2-3 लोगों को भेज दिया, ठीक है, जो पूरी कंट्री थी उसे 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर दे कि आप लोगों को जो पूरा ये मैसेज है वो पहुंचाना है इन सारे सेक्टर्स में या इन सारे स्टेट्स में। तो अब ये 4 लोग जो है वो पूरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि फार प्लेसेस पर जा रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नियर बाय प्लेसेस पर जा रहे होंगे। तो जो नियर बाय प्लेसेस पर जा रहे होंगे वो वहाँ उन पर्टिकुलर जगहों पर तो जो लॉ और ऑर्डर है वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो दूर वाले स्टेट्स में जा रहे होंगे वहाँ पर जो ये लॉ एंड ऑर्डर है उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा और वहाँ तक बात पहुँचेगी उसमें भी टाइम लगेगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई लॉ फॉर्म हुआ, ओके, वो लॉ फॉर्म हुआ, वो दिल्ली में फॉर्म हुआ, जो ब्रिटिश लीडर था उसने वहाँ के सिनेरियो को देख के एक लॉ को फॉर्म किया। अब हो सकता है कि वो लॉ सूटेबल नहीं हो किसी दूसरे प्लेस पर, तो अब ये चीज़ वापस इस लीडर तक जाएगी, ओके। एक पर्सन गया कोलकाता में, उसने बताया कि ये पर्टिकुलर लॉ है, लेकिन वो जो लॉ है वो कोलकाता में जो है इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं था। तो कोलकाता में जो लीडर था उसने उसी पर्सन को बोला कि अब तुम वापस जाओ तुम्हारे लीडर के पास में, मतलब हमारा जो मेन लीडर है उसके पास में, और उसे बताओ कि इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ये वापस कहाँ आया, इसके लीडर के पास में। फिर इसके लीडर ने इसे कुछ बोला कि अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, या तो ये चेंजेस कर लो, या फिर बोला कि जो भी हो वो तो वहां पे इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। तो अब ये पर्सन कहाँ गया, वापस गया यहाँ पे। अब देखो 3 बार आना जाना हुआ, कितना टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम लग गया, तब तक वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, और ये जो लॉ था वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना था, तो प्रॉब्लम आई ना। अब इसकी जगह पर सेम क्या कर दो, ये सारे लोगों को हटा दो, ठीक है, यही सेम कोलकाता लो और यही एक दिल्ली का लीडर लो, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, या पोस्ट से ज़्यादा बेटर विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ, जो मैसेज है वो पहुंचाया, ठीक है। अब वो जो मैसेज है वो यहाँ पे पहुंचाया, कुछ भी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने, ये जो कोलकाता के जो लीडर थे उन्होंने वही उसी टाइम पर जो है वो मैसेज वो बोल दिया कि देखो इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करने में ये प्रॉब्लम है। अब वो चीज़ उसी टाइम उस लीडर ने सुनी, उस लीडर ने उसका सोल्यूशन बताया।
काम जल्दी हुआ। वो जो सेम पर्टिकुलर ये जो प्रोसीजर है जिसने इतना टाइम लिया जब टेलीग्राफ्स नहीं थे, वही विद इन कुछ मिनट्स जो है ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये उस पर्टिकुलर लॉ का जो है पूरी हमारी कंट्री में जो है वो पहुंचा दिया गया, या कोई भी एक ऑर्डर पहुंचा दिया गया कि ऐसे जो है पर्टिकुलर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चलेगी, राइट। तो डिफरेंस हुआ ना दोनों में। तो ये जो है टेलीग्राफ्स का जो क्या हुआ यहाँ पे इन्वेंशन हुआ, ओके। एंड टेलीग्राफ्स के साथ साथ में क्या हुआ, पोस्टल सर्विसेज का भी इन्वेंशन हुआ। जो चीजें लगती है कि वो बाय पोस्ट जानी चाहिए वो बाय पोस्ट पहुंचा दी। अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि छोटे आइटम्स हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना ज़रूरी है, लेकिन अब हम कोई बाय ट्रेन या बाय कार या बाय ट्रक नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी जो है पोस्टल सर्विसेज यूज़ करते होंगे, कभी ना कभी आपकी लाइफ में किया होगा आपने पोस्टल सर्विसेज का यूज़, या नहीं किया होगा तो कभी ना कभी करोगे। अब जैसे कि मान लो आज की डेट का एक अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि मैंने कहीं पर जो है अप्लाई किया फॉर फर्दर माई एजुकेशन, ठीक है। अब मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे जो है मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। वो सारी जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कुछ वर्चुअल था, ऑनलाइन था, तो मेरा एडमिशन जो है वो हो गया। अब मुझे उस इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो सेंड करवा दीजिए, तो ताकि हम जो है क्या कर लें, उसे वेरीफाई कर लें, ठीक है। आपको खुद को आने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सेंड करवा दीजिए। तो मैं सेंड कैसे करवाऊंगी, मैं सेंड करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। मैं उनके एड्रेस पर जो मेरी कॉपीज़ हैं, जो मेरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ है, उसे पोस्ट करवा दूंगी, वो उन्हें मिल जाएगी, वो लोग उसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं ये कुछ हमारे आइटम्स को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एंड आप लोगों को भी पता है कि टेलीफोन से पहले जो पोस्टल सर्विसेज है वो है, पहले लेटर का ज़माना होता था, फ़ोन तो सबके पास होते नहीं थे, क्या होता था, लेटर का ज़माना होता था। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो हम लेटर्स लिखते थे, उसे हम पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करते थे, फिर वो जो पोस्ट ऑफिस है वो लोग उस चीज़ को, उस लेटर को एक जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाते थे, राइट। So the postal services, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. अब देखो क्या रहा, ये inadequate रहा। ये चीज तो हमें पता ही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लेकर तो जरूर आई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके यूज के लिए कामयाब रही, ब्रिटिशर्स के यूज के लिए। जो जनरल पब्लिक है उनके लिए ये सारी चीजें इनएडिक्वेट ही रही, और पोस्टल सर्विसेज भी क्या रहा स्टूडेंट्स, इनएडिक्वेट ही रहा, ओके। सो आई होप कि ये जो कम्युनिकेशन वाला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो हमारे चारों हम लोगों ने जो पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज, रोड्स, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आई होप सो कि ये चारों आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इन चारों में कैसे इकोनॉमिक कंडीशन थी और कैसे हमारी कंट्री जो है वो वर्क कर रही थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ओके। नाउ रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्या रीजन थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, रीजन आप लोगों को पता है क्या थे स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स को जो है उनके काम के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ठीक है। रोड्स को डेवलप किया तो वो भी उनके लिए किया, रेलवेज किया तो वो भी उनके लिए किया, और बाकी की चीज़ें भी उन्हीं के लिए की, ठीक है। मतलब कि जो हमारे रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाला है उसमें हम बेसिकली यही बताएंगे कि जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया वो उसका जो यूज़ है या जो उसका मोटिव था वो क्या था, ब्रिटिशर्स को हेल्प करना, ओके। ब्रिटिशर्स का जो वर्क था उसमें कन्वीनियंस लेके आना, ठीक है। So the basic objective of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people but to serve their own colonial interest, ठीक है। जो ये basic purpose था students वो क्या था, serve their own colonial interest। जो कोई भी basic amenities provide करने का motive नहीं था, ठीक है। The roads were built for mobilizing the army within India and for drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or port and to send these to England or other lucrative foreign destinations, ठीक है।
जो रोड्स बनाई वो किस लिए बनाई, ताकि जो उनकी आर्मी है उसे वो मोबिलाइज कर सके, ठीक है, किसे मोबिलाइज कर सके, उनकी आर्मी को, ओके। और जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा सके। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो कंट्री में जहाँ पे पोर्ट्स या रेलवेज ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वहाँ से कहाँ पहुँचाना है, ऐसी जगहों पर पहुँचाना है जहाँ पर ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके अब्रॉड, ठीक है। तो ये रोड्स का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है। देन रेलवेज क्यों कंस्ट्रक्ट की, देखो रेलवेज भी ब्रिटिशर्स के यूज में आए इसीलिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। सो रेलवेज वर डेवलप्ड बाय दी ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजंस। अब इसके क्या 3 रीजंस थे, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, क्या करना है, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना था जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरी हमारी जो इंडियन टेरिटरी है उस पर, ठीक है। अब अगर वो सिर्फ ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन करते, ऐसे ही अगर वो घूमते तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता पूरा ये जो पूरा ट्रैवलिंग करने में, राइट। बाय रेलवेज वो जल्दी जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल कर सकते थे और देख सकते थे कि हाँ जैसा वो चाहते हैं वैसा काम चल रहा है या नहीं, ओके। To earn profits through foreign trade by linking railways with major ports. Now students, हमें पता है कि अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो रेलवेज यूज नहीं आएंगी, फॉरेन ट्रेड करना है तो या तो वाटर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए या फिर एयर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट भी आपको हर एक जगह थोड़ी ना मिलेंगे, राइट। आपका इंडिया है थोड़ा मतलब कि थोड़ा ज्यादा बुरा सा डायग्राम है, उसे इग्नोर करना, हमें जो समझना है हम वो समझते हैं, ठीक है। आपका जो इंडिया है क्या उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट पूरी कंट्री में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो क्या मध्य प्रदेश से आप कोई भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो अब्रॉड, नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो है ये स्टेट आपके मिडिल ऑफ द कंट्री है और यहाँ से कोई भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन का लिंक नहीं है। वही चीज अगर मैं एकदम जो कॉर्नर पे हमारे स्टेट है उनसे अगर मैं बोलूं तो वो लोग बिल्कुल जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया हमारा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से जो है यहाँ से वाटर लिंक्ड है और वाटर के थ्रू जो है फॉरेन ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि एमपी में कोई मटेरियल है जिसे कि हमें अब्रॉड सेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, जरूरी है कि उसे हम पहले एमपी से कहाँ पहुंचाएं, महाराष्ट्र में पहुंचाएं और फिर वहां से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, महाराष्ट्र और एमपी के बीच में कैसे करें, तो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, रेलवेज को डेवलप किया कि ये जो है पूरा जो हमारे गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सके ऐसे एरियाज से जहां पर वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो। कौन से एरिया तक, वो एरिया तक या वो स्टेट तक जहां से एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है। तो रेलवेज को क्यों कंस्ट्रक्ट किया, ताकि ये जो मेजर पोर्ट्स हैं उनसे लिंक हो सके पूरी कंट्री, ठीक है। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स किस मोटिव से ये सब कुछ कर रहे थे कि वो प्रॉफिट अर्न करें और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करें। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया ताकि उससे वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो बना सकें, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। देखो रेलवेज की हेल्प से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ। इसकी वजह से जो रिमोट एरियाज है जहां पर हो सकता है बहुत ही अच्छे रॉ मटेरियल्स मिलते हो, वो रॉ मटेरियल्स को पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं हम अब्रॉड तक। अब्रॉड में जाएंगे फॉरेन ट्रेड होगा या उनकी खुद की कंट्री में जाएंगे वो उसमें और प्रोसेसिंग करेंगे, उससे क्या वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि रेलवेज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों डेवलप किया। वैसे ही स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन क्यों डेवलप किया, टेलीग्राफ्स या पोस्टल सर्विसेज क्यों डेवलप किए, ताकि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रख सके। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों स्टैब्लिश किया है, डेवलप किया, ताकि उससे जो है वो पूरी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें लिंक बना सके। और मेन पर्पस तो कि इंडिया से इंग्लैंड तक जो है पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो पाए, ठीक है। सो आई होप कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश रूल के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था।
नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्टर्स पढ़ लिए हमारे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ लिए कि उस टाइम पर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये सारे सेक्टर्स में कैसे वर्किंग होती थी, उन पर क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हमने जो रिक्वायर्ड या जो एसेंशियल सेक्टर्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया इंडिया को। ठीक है, मतलब कि अब हम क्या देखने वाले हैं, पूरे ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं, पूरी वो चीजें देखने वाले हैं जिसने कि मतलब ब्रिटिशर्स की, जिसने कि इंडिया पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाला हो। ओके, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि अभी तक का आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। थैंक यू।